हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्रज्ञानियंस, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर। पिछली क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, उसके क्वेश्चन किए थे। आज हम करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। आज है इसके कंसेप्ट्स की बारी। आज की क्लास में इसके सारे कंसेप्ट सीखेंगे बढ़िया से और अगली क्लास में करेंगे इसकी खूब सारी भर भर के न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्या मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार। तो शुरू की जाए आज की धांसू वाली पढ़ाई। ठीक है सर, करा दो सर। बिल्कुल रेडी हैं सर? तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा। ठीक है सर, शुरू करा दो। तो भाई आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके सर, इसमें बेटा ज्यादा टॉपिक नहीं, 5-6 टॉपिक होते हैं जो मैं वन बाय वन आपको सारे कराऊंगा। तो दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, करा दो सर। अब भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम कराते हैं तो सबसे पहले तो बच्चे को, है ना, हमने एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही ये दोनों दे रखे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। अब बारी है मेरे बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम करने की। ओके सर जी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में कई सारे टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं, 5-6 टॉपिक होते हैं। जैसे एसिड बेस क्या होते हैं ये पढ़ना होगा, पीएच स्केल इसमें क्या है, बफर क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। इसके अलावा कुछ चीजें और जो यहाँ नहीं दी हुई है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके सर, हाँ सर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी सर होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे इसके अलावा एक होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अच्छा, तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। पोस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ही आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है सर, करा दो सर। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? यस सर, अपन बिल्कुल रेडी हैं। तो सब लोग अब दिल थाम के सुनते जाना मेरे बेटा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है सर, कराओ। तो भाई सबसे पहले मन में क्वेश्चन उठता है कि सर आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है, किसको बोलते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो अभी इसको नहीं देखना, मैं पहले अपने बच्चे को बताता हूं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं। बोलो, मैं करा दूं? चलो शुरू करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो मैं अपने बच्चे को बता देता हूं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलो अब दिल थाम के बैठना। हाँ सर बताओ ना, क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम? मेरे बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। तो फिर सर आयोनिक इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम ही क्यों नहीं बोल देते? अब सुनो मेरे बेटा, अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, है ना, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है सर। तो बेटा एक चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट, तो आप लोग मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो मेरे बच्चों। सुन, अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? मान लो आप हो, आप एक सबस्टांस हो, आपको मैंने उठा के पानी में डाला और पानी में डालने पर आप अपने आयनों में टूट गए, तो मैं बोलूंगा कि आप इलेक्ट्रोलाइट हो। अच्छा, आ गई बात समझ में? आपने मुझे उठा के पानी में डाला और मैं अपने आयनों में टूट गया, तो आप बोलोगे सर आप इलेक्ट्रोलाइट हो। तो दुनिया में कोई भी चीज जो अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट के रहती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? हाँ सर, बिल्कुल सर, आ गया अच्छे से समझ में। तो एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, तो जो हमने हिंदी में समझा उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। एनी सब्सटेंस which dissociates into its ions, which dissociates into its ions in solution is called, in solution is called, हाँ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आ गई बात समझ में? अब देख मेरा बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरा एक नोटी दोस्त है, उसको उठा के मैं सॉल्यूशन में डालूंगा उसको आयनों में तोड़ दूंगा। ठीक है मेरे बेटा? हाँ सर। तो चलो ठीक है सर। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। अब बेटा ये भी देखा गया है
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप पानी में डालो तो वो पूरे पूरे अपने आयनों में टूट जाते हैं, मतलब अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे और 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे जिद्दी सब्सटेंस भी देखे गए हैं जिनको आप पानी में डालो वो 100% नहीं टूटते अपने आयनों में, थोड़ा सा बच जाता है। ओके सर जी, तो इलेक्ट्रोलाइट इसी बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वो होते हैं जो 100% टूट जाते हैं अपने आयनों में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मेरे बेटा, 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल बेटा याद रखना फिर, क्योंकि आगे मत पूछियो, फिर तुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम में कभी दिक्कत नहीं होगी कि इसको स्ट्रॉन्ग क्यों मान रहे हो, इसको वीक क्यों। मैं जो जो स्ट्रॉन्ग हमारे इस चैप्टर में यूज होने में सब लिखवा दूंगा, जो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं सबके एग्जाम्पल यहाँ लिखवा दूंगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको आप पानी में डालो बट 100% अपने आयनों में नहीं टूटते, उनको वीक बोलते हैं। दे आर नॉट 100% dissociated into ions when dissolved in water। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल देख कौन कौन, मैं समझाता हूं, है ना। एग्जाम्पल देख ले मेरे बेटा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे पूरे पूरे टूटते हैं। HNO3, H2SO4, ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। बेस वो होते हैं, देख एसिड वो जो H+ देते हैं टूटकर, है ना। हाँ ये तीनों H+ देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तीनों। अब आगे ये मत पूछिए इधर इसको वीक क्यों माना है। स्ट्रॉन्ग बेस जो OH- देते हैं, NaOH, KOH। कुछ सॉल्ट्स होते हैं बेटा जनरली एसिड बेस के सॉल्ट्स, NaCl, KCl, Ki, हाँ ये सब। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, AgNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सब 100% टूटते हैं, मतलब HCl को अगर आपने पानी में डाला तो बेटा HCl पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, अपने मतलब पूरा पूरा अपने आयनों में टूट गया। ओ, तो जब ये पूरा खत्म हो गया तो बेटा रिएक्टेंट खत्म हो गया। ये किसकी खासियत है? रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये किसकी खासियत है सर? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इरिवर्सिबल होते हैं तो इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होएगा, क्योंकि बेटा रिएक्ट 100% जो कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन, उन्हीं को तो बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सर, तो ये और इरिवर्सिबल में थोड़ी होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल में अचीव होता है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश करते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो आपने पानी में डाले 100% अपने आयनों में नहीं टूटते। फॉर एग्जाम्पल देखना मेरे बच्चों, एग्जाम्पल, ठीक है सर जी दिखाओ। जैसे मान ले कोई भी COH ग्रुप वाला एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसको आप पानी में डालो तो ये अपने आयनों में तो टूटता है बेटा, बट पूरा पूरा नहीं टूटता, कुछ बच जाएगा। रिएक्टेंट अगर बच गए तो रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल हमेशा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, तो अपने आयनों में तो टूटा HCO-, H+, बहुत बढ़िया। तो बेटा अपने आयनों में तो टूटा बट पूरा पूरा नहीं टूटा, अपने आयनों में तो टूटा बट पूरा पूरा नहीं टूटा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो आ गया ना समझ में? हाँ सर जी। तो और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, तो यहां इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा ही करेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन से टूट रहा है, क्योंकि पूरा नहीं टूटेगा तो रिएक्टेंट बच गया। रिएक्टेंट बचना रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान है। हाँ, तो ले ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और इसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, तो इसी को बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं है, आयोनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, बस उसमें आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओहो, आ गई सर बात समझ में। अब इनके भर भर के एग्जाम्पल बता मुझे। कोई भी एसिड COH वाला वीक एसिड है, ओके, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, HCN भी याद रखिए वीक एसिड है। ओके, वीक बेस में तेरे को दो एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, इसके अलावा कोई याद नहीं रखना। कुछ सॉल्ट होते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ओके सर जी, ये सब मेरे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई और एग्जाम्पल तेरे को याद नहीं करना। और वीक देख ले, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड H2CO3, अच्छा हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, बोलो। अब मेरे बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम कोई पूछे तो आयोनिक इक्विलिब्रियम बता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एस्टेब्लिश होगा या वीक में एस्टेब्लिश होगा? सर वीक में ही एस्टेब्लिश होगा। तो कोई पूछे व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा तो टूटेगा नहीं, बचा रह गया,
रिएक्टेंट बचा रह गया तो रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सर जी, और रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो समझ में आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही एस्टेब्लिश करते हैं। ओके सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही एस्टेब्लिश करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम ही है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रिया। सर जी आ गई बात समझ में, बहुत जल्दी बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। ये एग्जाम्पल बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, क्योंकि आयनिक के क्वेश्चन करने में आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है। ओके, ये एग्जाम्पल संभाले, फिर आगे मत बोलियो सर इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, इसको वीक क्यों बोल रहे हो। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। एक एक चीज पूरी स्लाइड आत्मा में समा चुकी है। सर आयोनिक इक्विलिब्रियम भी समझ में आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे। यस, अब अगली चीज, सर आप ये बड़ा बोल रहे हो एसिड एसिड बेस बेस, सर ये एसिड क्या है बेस क्या है। तो बेटा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। हाँ, एक से नहीं हुआ एक्सप्लेन, इतनी भारी भरकम चीज है, 3 साइंटिस्ट लग गए। कौन कौन से, देख लेते हैं। ओके सर जी दिखाओ ना सर, तो चलो मैं दिखा देता हूं। अब सुनो, सबसे पहले आया आरेनियस नाम का बच्चा, आरेनियस नाम का, और इसने एसिड बेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। कैसे करी, अब दिल थाम के बैठ। आरेनियस ने बोला जो कोई भी सब्सटेंस जो H+ दे रहा है वो एसिड कहलाएगा आरेनियस के अकॉर्डिंग। जैसे HCl H+ दे रहा है, HNO3 कैसे टूटेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H+ NO3- पूरे पूरे टूटते हैं। H+ दिया तो ये भी एसिड है आरेनियस के अकॉर्डिंग। H2SO4 कैसे टूटेगा, 2H+, हाँ तो H+ दे रहा है तो ये भी एसिड है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो दीज एसिड्स इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन वाटर। ऑब्वियस, जैसे पानी में डालोगे पूरे पूरे टूटेंगे, पानी में H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कोई सॉल्यूशन एसिडिक मतलब उसमें H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। आ गया आरएनएस के अकॉर्डिंग। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, आरएनएस ने बोला, भाई आरएनएस ने बोला जो H+ दे वो एसिड, आरएनएस ने बोला जो टूट कर OH- दे वो बेस। ओके, अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH- इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जांपल NaOH को पानी में डालोगे, अपने से नहीं, पानी में डालोगे तो टूट जाएगा। Na+OH- तो OH- दिया है तो दिस इज बेस। आरएनएस के ये भी कैसे टूटेगा, K+OH-, OH- दे रहा है तो बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे, कैल्शियम 2+, 2OH- तो OH- दिया बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट वीक है, हाँ ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा। ओके, अमोनियम एंड OH ये बट, तो वीक बेस बोलेंगे इसको, वीक बेस, क्योंकि रिवर्सिबल, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। हाँ सर आपने बताया था, बहुत बढ़िया। तो ये हाइड्रोक्साइड OH- को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं अपन। ओके सर, आरएनएस की थ्योरी क्लियर, बिल्कुल। ऐसे ही फिर दूसरे साइंटिस्ट आए मेरे बेटा। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है मेरे बेटा। आरएनएस थ्योरी है, क्या लिमिटेशन है, ये ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन काम करता है, क्योंकि इसने बोला पानी में डालने पर। बट बेटा H+ जरूरी थोड़ी पानी में डालने पे ही आए, क्यों, मान ले इथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल, ओके इथेनॉल है, ओके सर। तो बेटा इथेनॉल प्योर इथेनॉल है तो ये भी तो टूट सकता है, माइनस+, ये बॉन्ड टूट जाए तो, ओहो, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है, देखना। ओ आरएनएस थ्योरी एक्वस के लिए ही डिफाइंड है। ओके, तो ये लिमिटेशन है, आत्मा में संभाले। हाँ, कैन नॉट एक्सप्लेन रिएक्शंस विदाउट वाटर, तो ये भी वाटर एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन किया था इसने। हाँ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिस लाइक अमोनिया कंप्लीटली, सही बात है भाई, पानी में डालने पर अमोनिया कहां से OH- देगा, हाँ नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें तो OH- दिख ही नहीं रहा, तो ये कैसे बेस होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसी लिमिटेशंस की वजह से न्यू थ्योरी वाज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया, सबसे मेन यही है कि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही था। ओके सर जी, और अमोनिया जैसे जिनमें OH- है ही नहीं, जिनमें OH- है ही नहीं, हाँ सही कह रहे हो। ओके सर जी, तो इसमें कैसे करेगा। आ, फिर आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H+ देता है
वो एसिड, ओ जरूरी नहीं एक्वस सॉल्यूशन। और है ना, जैसे HCl जरूरी नहीं एक्वस हो, मतलब जो H प्लस दे सके वो, हाँ ठीक है। तो यस 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 यस, HCl ने H प्लस दिया, पानी की प्रेजेंस में H प्लस ऐसे रहता है, समझना। H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ पानी, अगर तू मिला के लिखे तो 3 हाइड्रोजन हो गए, ओ और एक पूरा +1, ओके बिल्कुल सर। तो जो H प्लस दे वो एसिड, ओ बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, क्योंकि आर्हेनियस ने भी ये बोला था कि जो H प्लस दे वो एसिड, ब्रॉन्स्टेड भी वो बोल रहा है, तो आर्हेनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होते हैं, बट इसमें बेस में फर्क है। आर्हेनियस ने बोला था जो OH माइनस दे वो बेस, बट ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस ले वो बेस है। ओहो, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, बेटा पानी ना थोड़ा बहुत टूट के रहता है अपने आयनों में, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि एक पानी बनता है एक H प्लस एक OH माइनस से, तो पानी थोड़ा बहुत टूट के रहता है अपने आयनों में H प्लस OH। तो अमोनिया क्या करता है मेरे बेटा, एक H प्लस ले लेता है, तो अमोनियम, तो पानी में से एक H प्लस इसने ले लिया तो OH माइनस निकल गया, तो ले अमोनिया में OH नहीं था, बट इसने पानी का H प्लस ले लिया तो H प्लस एक्सेप्ट किया, तो इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। जो H प्लस लेता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड। तो ध्यान रख, आर्हेनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस, बट आर्हेनियस एसिड, क्योंकि देख आर्हेनियस ने भी बोला जो H प्लस दे वो एसिड, जो OH माइनस दे वो बेस, ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस दे वो एसिड, जो जो H प्लस ले वो बेस। ओके सर, फिर उसके बाद इन्होंने, अब इसमें बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझियो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझियो मेरे बेटा, समझ रहे हैं सर जी समझाओ। अब सुन, मान ले उधर छोड़, HCl है, आपने पानी में डाला, बहुत ध्यान से देखियो, यस सर, तो HCl टूटेगा, H प्लस स्ट्रॉन्ग है, पूरा पूरा टूट गया, हाँ सर। तो ध्यान रख, एसिड के टूटने से, एसिड है तो H प्लस निकला, उसके साथ एक एनायन बना होगा यहां से, हाँ। तो मेरे बेटा ये एसिड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि H प्लस दे रहा है। H प्लस निकलने के बाद इसमें जो एनायन बच गया वो कहलाएगा इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ओहो, याद रख, किसी एसिड के रूप में बिहेव करने के बाद जो आपका एनायन बना वो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये है, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब समझ समझ, और समझाऊंगा मैं, घबरा मत। HCOH फॉर्मिक एसिड, पानी में डाला टूट गया ऐसे अपने आयनों में। अब बता कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मेरे पगलू रे, ये टूटकर H प्लस दे रहा है तो ये एसिड के रूप में काम कर रहा है, और मेरे बेटा H प्लस निकलने के बाद एनायन बचा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। क्लियर हो गया मेरे बेटा? ईमानदारी से बता, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आया? अगर सोच, मैं एसिड के रूप में बिहेव किया, मैंने H प्लस दिया तो मेरे पे नेगेटिव एनायन बन गया, तो यही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, शाबाश। ऐसे ही मान ले, अब कोई बेस है, कोई बेस के रूप में काम कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा पानी में, अमोनियम और OH माइनस, तो इसने OH माइनस दिया तो ये बेस के रूप में काम कर रहा है, तो जो अब आयन बचा है OH निकलने के बाद वो इसका अमोनियम, इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ओ, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया सर जी, क्लियर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फंडा समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब भाई फिर एक और बताया सर, दो तो समझ में आ गए, आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, समराइज कर लेते हैं। आर्हेनियस ने बोला जो H प्लस दे एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे वो बेस। प्रॉब्लम क्या है कि ये तभी वैलिड है जब एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, बट कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, मान ले इथेनॉल का सॉल्यूशन, अगर है ना वाटर नहीं है सॉल्वेंट, मान ले इथेनॉल है, तो तब भी उसमें H प्लस OH माइनस तो होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये एक्वस के लिए नहीं, तो उसके लिए फिर ब्रॉन्स्टेड आया। ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस दे वो एसिड, जो H प्लस ले वो बेस। अच्छा, फिर लुईस का कंसेप्ट आया, सुन, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन किया। अच्छा सर कैसे?
लुईस ने बोला जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। ओके, एक्सेप्टर ऐसे याद रख, एक्सेप्टर ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। ओहो ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो देते हैं डोनर, वो बेस, ऐसे याद रख, एक्सेप्ट ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो बेस। और बहुत बढ़िया, जो ए फॉर एक्सेप्टर, हाँ ए फॉर एसिड, तो एसिड्स उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। सही कह रहे हो सर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। इन पे एक लोन पेयर होएगा ही होएगा इलेक्ट्रॉन का। देख H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, तभी तो दे पाएंगे ना। OH माइनस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। और बहुत बढ़िया सर जी, हाँ 3 लोन पेयर ऑब्वियस, हाँ एक नहीं है, हाँ ठीक है सर जी, 2 लोन पेयर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया ना समझ में, और घुटना बोला सर जी, मजा आ गया सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो हमें तीनों थ्योरी समझ में आ गई एसिड बेस की। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं समझ में आया। अगर मैंने एसिड के रूप में काम किया, मतलब H+ छोड़ा है, तो जब मैं H+ छोड़ूंगा तो मैं कुछ एनायन भी बनाऊंगा साथ में। तो मैं अगर एसिड हूं तो मैंने जो H+ देने के बाद जो एनायन बनाया है वो मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा, एंड वाइस वर्सा। वो लाया ना समझ में, झूठ मत बोलो मेरे धांसू धांसू बच्चों। सर जी वाह, कहर। अब सुनो, अब मेरे बेटा, अब बहुत बहुत तुम्हें मजा आने वाला है, क्योंकि अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा सर क्या कराओगे? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब बेटा देख, कंसेप्ट अभी तक था बिल्कुल टुच्चा टुच्चा, उससे बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट अब जो कराने जा रहा हूं इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बहुत ध्यान से सुनियो। 10 मिनट दे, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ठीक है सर? बेटा जीवन भर याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, इसको मत देखो इधर, इसको देख के समझ में नहीं आएगा, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। तो जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा, वाटर जो होता है ना, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये अपने आयनों में तो टूटता है, बट पूरा पूरा नहीं टूटेगा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर जी, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है सर। तो मेरे बेटा वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है सर। तो ये थोड़ा बहुत अपने आयनों में, और सुन, और इलेक्ट्रोलाइट्स को तो पानी में डालने की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए, पानी को किसी और में डालने की जरूरत नहीं, ये सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। मतलब जहां प्योर पानी भी पड़ा होगा ना अपने से, वो अपने से टूट के रहता है। सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर अंडरगोज, इसको ऑटो, ऑटो माने सेल्फ। ओके सर, वाटर अंडरगोज, हाँ सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद से टूट के रहता है। ओके, जैसे अब देख ले, मान ले प्योर पानी ले लिया तूने एक ग्लास में, एक ग्लास में प्योर पानी लाया तू मेरे लिए, ठीक है? तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। प्योर पानी है बर्तन में तो बेटा ये टूटेगा, पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा क्योंकि वीक है। ओके सर, अपने आयनों में H+ OH माइनस। ओके सर जी, थोड़ा थोड़ा अपने आयनों में टूट गया, ठीक है भाई। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा टूटा है तो रिएक्टेंट बच गया, रिएक्टेंट बच गया तो रिवर्सिबल, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख। कैसे लिखेगा? केसी, बर्तन में H+ की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में OH माइनस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बाय प्योर लिक्विड का एक्टिव मास। हाँ बेटा आपको पता है, मैंने बता रखा है, पिछली क्लास में बताया था, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है हमेशा। वैसे 1 ले लेते हैं ना, हाँ तो ले, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड। हाँ, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, इसी को बोल देते हैं KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और मेरे बच्चों देख, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक तो केसी वाले ही होंगे ना, मतलब केसी नेवर चेंजेस फॉर अ रिएक्शन एक्सेप्ट टेम्परेचर, तो KW, ओ देखना कैसे, क्यों इसी को KW बोल दिया, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट संख्या आएगी।
हाँ, क्योंकि सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कभी चेंज नहीं होता। ओके सर, इसी को बोल दिया के डब्ल्यू। और वैसे भी देख ले, मैं कहता इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, आप कैसे लिखते हैं? बर्तन में इक्विलिब्रियम पर H प्लस की कंसंट्रेशन, बर्तन में इक्विलिब्रियम पर OH माइनस की, प्योर लिक्विड की जगह एक्टिव मास 1 ले लेते। तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन है ना। अरे हाँ, सही बात है सर, पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को हम KW बोलते हैं। तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक KC वाले हैं, मतलब इट नेवर चेंजेस except temperature. It has all the characteristics. It has all the characteristics of Kc. और सच्ची बोलो, समझ में आया? हाँ सर जी, बिल्कुल आ गया समझ में। तो यस, तो KW फॉर अ रिएक्शन, KW ऑफ वाटर का ही होता है, नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW को ही बोलते हैं जी। अच्छा, तो सुना अब कैसे, पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है। तो ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया सर। तो इट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। तो ले, अब समझ में आ गया मेरे बेटा, अब बहुत बढ़िया। अरे H3O प्लस ही H प्लस है, ओके, पानी की प्रेजेंस में। ओके सर, ठीक है सर, KW समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और 25 डिग्री पे इसकी वैल्यू जीवन भर के लिए याद कर ले, 10 की पावर -14 होती है। 25 डिग्री पर KW की वैल्यू बेटा 10 की पावर -14, याद कर ले इसको, 25 डिग्री पर, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अब सुन बेटा, प्योर पानी है, अब बहुत ध्यान से समझियो कंसेप्ट को, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है सर? समझ लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बेटा, अगर प्योर पानी है और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, तो पानी के ही मॉलिक्यूल है, पानी टूटेगा, हो सकता है एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H प्लस एक OH माइनस, सही बात है, एक पानी का मॉलिक्यूल एक H प्लस एक OH माइनस से बनता है। अगर 10 मॉलिक्यूल टूटे तो 10 H प्लस 10 OH माइनस। अगर प्योर पानी है, कहीं और से H प्लस OH माइनस नहीं आ रहा है तो, हाँ, अगर 100 मॉलिक्यूल टूटे तो बनेंगे 100 H प्लस 100 OH माइनस। कहने का मतलब प्योर पानी में H प्लस और OH माइनस बराबर रहेगा हमेशा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक H प्लस एक OH माइनस, 10 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 10 H प्लस 10 OH माइनस, 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 100 H प्लस 100 OH माइनस, तो हमेशा प्योर पानी में बराबर। अब आपको पता है एट 25 डिग्री, 25 डिग्री देख KW कैसे लिखेंगे, पानी के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया, ये इक्विलिब्रियम के समय की प्योर। और बेटा 25 डिग्री पे KW 10 की पावर -14। अब प्योर पानी में तो H प्लस और OH माइनस बराबर, तो ले OH माइनस की जगह मैं H प्लस ही लिख दूं ना। अरे बोलना हाँ सर जी, सही बात है। तो ले मेरे बेटा, शाबाश, स्क्वायर, तो ले H प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन, स्क्वायर की जगह हो गया रूट। बहुत बढ़िया। H प्लस की कंसेंट्रेशन प्योर पानी में 25 डिग्री पर 10 की पावर -7 होती है, और सेम कंसेंट्रेशन मेरे बेटा OH माइनस की होती है। बहुत बढ़िया। और ध्यान रख, किसी बर्तन में H प्लस ज्यादा तो वो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा तो वो बेसिक होगा। बट प्योर पानी में क्योंकि H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, तो प्योर पानी इज ऑलवेज न्यूट्रल, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, कितने भी टेम्परेचर पे हो, प्योर पानी इज ऑलवेज न्यूट्रल। अरे वाह सर वाह, मजा आ गया सर। तो देख एट 25 डिग्री, ये 25 डिग्री पे है, इतना प्योर पानी है तो H प्लस OH माइनस हमेशा बराबर, तो H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन इतनी, बहुत बढ़िया, 25 डिग्री पर। बट सुन, अगर मेरे बेटा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW चेंज होगा, और मेरे बेटा देखा गया है एट 90 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू अब अलग हो जाएगी, 10 की पावर -12 है। बट आपको पता है प्योर पानी में, हाँ, H प्लस और OH माइनस तो बराबर ही रहेंगे हमेशा। भाई तुम टेम्परेचर चाहे 100 डिग्री कर दे चाहे 1000 डिग्री, सही बात है, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा टूटेंगे। बट अगर प्योर पानी है, अगर 10 मॉलिक्यूल टूटे तो 10 H प्लस 10 OH माइनस, 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे हायर टेम्परेचर पे तो 100 H प्लस 100 OH माइनस। प्योर पानी यदि है तो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, H प्लस OH माइनस बराबर रहेगा। ओके, प्योर पानी में तो ले, तो हायर टेम्परेचर पे H प्लस की कंसेंट्रेशन
ज्यादा हो जाएगी। बट अभी भी मेरे बेटा पानी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल किसकी वजह से होता है, H प्लस और OH माइनस बराबर होने। और पानी में तो कितना भी टेम्परेचर कर ले, जितने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल टूटेंगे, ज्यादा H प्लस ज्यादा OH, बट दोनों बराबर होंगे। अच्छा, और H प्लस OH माइनस अगर बराबर रहेंगे तो प्योर पानी इज ऑलवेज न्यूट्रल। बट हाँ, कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। 25 डिग्री पे H प्लस OH माइनस 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, 90 डिग्री पे 10 की पावर -6 मोल, बट दोनों होंगे बराबर प्योर पानी में। अब बहुत बढ़िया सर। हाँ, अब भाई H प्लस की कंसंट्रेशन अपन को पता लगी। अब सुनना, इसी H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक ऑल्टरनेट तरीका सुझाया गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। P स्टैंड्स फॉर पावर, प्रूइस, H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन एक तरीके से मतलब हो गया। ये कुछ नहीं है, ये H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पीएच इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इसकी डेफिनेशन पे मत जा, ये फर्जी वाला है। पीएच इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि देख समझना है तो मैं समझाऊंगा, मेरे शब्दों से आपको समझ में आएगा। पीएच इज अ वे किताबी भाषा से कम समझ में आता है मेरे बेटा, मास्टर जी की भाषा से ज्यादा आता है। पीएच इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, हाँ, H प्लस की कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। वाओ सर वाओ, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, तो सर पीएच कैसे निकालेंगे, सब सुनेंगे अब। आज के बाद पी का मतलब ही माइनस लॉग है, ऐसे समझ ले। मैंने बोला पी दीपक, माइनस लॉग ऑफ दीपक, पी का मतलब माइनस लॉग मान ले आज के बाद। जैसे पीएच तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पीओएच माइनस लॉग ऑफ OH। ओके सर, ओके। पीएच बेटा जीवन भर याद रख, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर निकालना है तो उस सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ले और उसका माइनस लॉग ले ले, दैट्स इट है। इतना आसान होता है पीएच। हाँ, तो चल अब मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर पानी है मेरे बेटा, मैं कह रहा हूं पीएच बता 25 डिग्री सेल्सियस पर। कम ऑन, हमें पता है 25 डिग्री पर प्योर पानी में H प्लस और OH माइनस दोनों 10 की पावर -7 मोलर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा। तो ले पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, पावर आगे आ जाती है, तुझे लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी। लॉग तो आता है ना सॉल्व करना, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में सीखा होगा। अरे ये तो हाँ सर, पावर आगे आ गई, माइनस माइनस प्लस लॉग 10 1 होता है। ओजी पीएच 7 है, ओजी पीएच 7 है। वाह, 25 डिग्री पर इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। ओ न्यूट्रल वाले का, अच्छा न्यूट्रल वाले का, सही बात है, क्योंकि हमें पता है प्योर पानी इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो 25 डिग्री पे पीएच 7 पे न्यूट्रल। अब बट सुन, अब 90 डिग्री पे प्योर पानी में पीएच निकाल, कम ऑन। एट 90 डिग्री पीएच ऑफ प्योर वाटर निकाल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्योर वाटर है अभी भी है बेटा, प्योर वाटर है तो H प्लस तो OH माइनस के बराबर, तो ये भी न्यूट्रल होगा। बट मुझे पता है 90 डिग्री पे तो 10 की पावर -6 मोलर आया था, तो पीएच ले माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ओ अब इतना है तो ले पीएच कितना आ गया, पावर आ गई माइनस माइनस प्लस है, तो पीएच 6 पे भी न्यूट्रल हो सकता है सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि प्योर पानी तो ऑलवेज न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर, तो प्योर पानी विल ऑलवेज बी न्यूट्रल। ओहो, बट 25 डिग्री पे न्यूट्रल का पीएच 7 होगा, तो बट 90 डिग्री पे एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल पीएच 6 पे होगा। ओ, आज तक देख तुम्हारे मन में क्या गंद भरा हुआ था। तुम्हें लगता था पीएच 7 पे न्यूट्रल होता है, नहीं रे, वो 25 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री पे तो पीएच 6 पे एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं। ओके सर जी, पीएच की वजह से कोई एसिडिक या बेसिक नहीं होता। H प्लस अगर ज्यादा होएगा तो एसिडिक होएगा सॉल्यूशन, OH माइनस ज्यादा होएगा तो सॉल्यूशन बेसिक होएगा। अगर H प्लस और OH माइनस बराबर है तो न्यूट्रल होएगा सॉल्यूशन। ओके सर जी, और पीएच तो निकालना है, तो जो उस समय सॉल्यूशन का जो पीएच निकालना है उसका H प्लस का कंसेंट्रेशन निकाल,
माइनस लॉग ले ले। बोल मेरे नन्हे मुन्ने छोटू, आया ना समझ में? सर जी बिल्कुल इन एंड आउट आत्मा में समा चुका है सर। बहुत बढ़िया सर, पीएच आ गया सर, फोड़ के रख देंगे सर। तो जीवन भर अब याद रखो, एक एक चीज कवर कर दूंगा इन एंड आउट। हाँ, अगर ध्यान रखिए 25 डिग्री पर है मेरे बेटा, 25 डिग्री पर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ओ 25 डिग्री पर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर pH लेस देन 7 है तो एसिडिक होएगा, pH अगर 7 है तो न्यूट्रल होएगा, pH ग्रेटर, ये 25 डिग्री के लिए वैलिड है, क्योंकि हमने देखा 90 डिग्री पे तो pH 6 पे न्यूट्रल हो सकती है चीजें। हाँ सर, अब बहुत बढ़िया। जैसे लेमन जूस pH 2 तो एसिडिक है, लेमन जूस एसिडिक, तू पीता है ना नींबू का जूस, एसिडिक है वो। प्योर वाटर तो pH 7 है 25 डिग्री पे। सोप सॉल्यूशन, साबुन, पानी में साबुन घोल दे, हो जी बेसिक होगा, जैसे एसिड जला सकता है वैसे बेस भी जला देता है भाई। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ मेरे बेटा, तो सर जी इतना आ गया समझ में। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब मैं अपने बच्चों को अगली चीज कराने जा रहा हूं, सुनो 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 सुनो। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये क्या होता है सर? पीएच तो आ गया सर निकालना, ठीक है ना, उस पर अपन करेंगे भी अभी क्वेश्चन, है ना। हाँ तो चलो, अब चल मैं एक बेसिक पहले क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछूं पहले। हाँ सर पूछो ना, चल उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मेरे बेटा जी को। ओके, चल पीएच कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है सर जी, कराओ ना सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बोला, वैसे आज एक क्लास होती है पूरी कंसेप्ट की, अगली क्लास होती है पूरे उसके न्यूमेरिकल की, आपको पता ही है ट्रेंड इस चैप्टर इस उसका सीरीज का यही सीक्वेंस है बेटा। तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट पीएच ऑफ, हाँ 10 टू द पावर -2 मोलर, या फिर ऐसे ले लो 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। कम ऑन मेरे बेटा, इसके फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, अभी बस कंसेप्ट सिखाने के लिए। तो बेटा ये HCl सॉल्यूशन है, इसका पीएच पूछ रहा है, आपको पता है पीएच निकालना है, तो पीएच तो आपको पता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन में H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो ले HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा पूरा टूटेगा। हाँ सर बताया था आपने स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा पूरा टूट गया। 1 लीटर में इसके 0.001 मोल है, 1 लीटर में इसके 0.0001 मोल, मतलब 10 की पावर -3 मोल, इसको 10 की पावर -3 मोलर। हाँ तो ये तो बेटा स्ट्रॉन्ग है, पूरा पूरा खत्म हो गया, 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, बराबर 10 की पावर -3 देगा 10 की पावर -3 मोल, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई जी 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। अब बहुत बढ़िया, तो लो जी पीएच हो गया, ओ जी पीएच हो गया इस सॉल्यूशन का, क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन है, पीएच 7 से कम होगा, टेम्परेचर नहीं दिया होता तो 25 डिग्री मानते हैं, तो लो जी लो, पावर आगे आएगी। सर किसी भी एसिड बेस सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं अपन, तो ले ये पीएच कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 3, log 10 तो 1 होता है, कर लोगे ना। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पूछे उसमें H प्लस निकाल ले, वाह सर जी वाह। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये क्या है सर? ये समझ में आ जाएगा, वही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अलग तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ओके सर जी, तो सर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, सुनो 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 सुनो, दिल थाम के सुनना। ओके सर, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सुन लेंगे सर अपन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, मैं रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, देख बेशक हमें एक एक क्लास में पूरा कवर करना है, बट रटवाएंगे हम तब भी कुछ नहीं, हर चीज को समझाएंगे, क्योंकि समझ समझ के ही मेरे बेटा हम दुनिया को समझ जाते हैं। अगर रटन 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 रट्टे मारेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे तो कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया सर जी, दिल खुश कर देता मास्टर जी। तो सुनो अब मेरे बेटा दिल थाम के सुनना, पोस्ट वाइल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। मान ले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, मान ले वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है सी मोल पर लीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा है, मतलब पानी में। हाँ सर, तो बेटा पानी में डालते ही ये टूटेगा, पूरा तो नहीं टूटेगा, थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि पूरा नहीं खत्म होएगा। हाँ
एसीटेट और क्या H प्लस। बिल्कुल सर, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मान ले इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में सी मोल पर लीटर, अगर मैं 1 लीटर मानूं सॉल्यूशन तो इसके सी मोल शुरू में, प्रोडक्ट तो 0 0 मानते हैं, बताया था। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक चेंज होती हैं। मान ले मेरे बेटा इसकी कंसंट्रेशन, मान ले, अब पूरा तो नहीं टूटेगा, कितना टूटा हमें नहीं पता, मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ओके, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बताया था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा, बताया था ना, 1 मोल के लिए डिफाइंड है, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो अल्फा होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा। मान लिया अल्फा, तो 1 मोल में से अल्फा मोल, तो सी मोल में से सी अल्फा टूटा होगा, क्योंकि अल्फा होता है 1 मोल में से टूटा अल्फा मोल, तो सी मोल में से सी अल्फा। हाँ, 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, 1 मोल बराबर सी अल्फा टूट के देगा सी अल्फा, सी अल्फा। अब बहुत बढ़िया सर जी, अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। अब मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। कैसे लिखोगे मेरे बेटा, बर्तन में एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और ले बर्तन में प्योर H2O लिक्विड का एक्टिव मास। ओहो सर, प्योर लिक्विड का तो एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, इसको इधर ले जाएंगे तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, इसी को बोल देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा प्योर लिक्विड का H2O का तो एक्टिव मास कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को बोल देंगे, क्योंकि एसिड के डिसोसिएशन का रिएक्शन है तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके सर, तो ले इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक तो केसी वाले ही होंगे ना, तो इसी को हम बोल देते हैं के या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्योंकि देखना, वो याद कर पिछला वाला पानी के डिसोसिएशन का रिएक्शन था तो उसको बोल दिया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये एसिड के डिसोसिएशन का रिएक्शन है तो इसके टूटने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को, हाँ देखना, मैं तुझे बोलता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, तू कैसे लिखता, बर्तन में एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ, बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ, बर्तन में एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तू 1 लिख देता, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही एक्सप्रेशन है ना। हाँ, बट तुझे पता है नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्योर लिक्विड का कांस्टेंट एक्टिव मास मल्टीप्लाई होके आया है के डिसोसी, तो कुछ नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड किसी भी वीक एसिड के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा किसी पर्टिकुलर एसिड के लिए एक्सेप्ट टेम्परेचर। क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, समझ में आया, किसी भी वीक एसिड के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन है, हर वीक एसिड का अपना के फिक्स होता है। बहुत बढ़िया सर, अब चलो देखो एक शानदार चीज प्रूव करता हूं सर, ये बिल्कुल अच्छे से आ गया, चलो हो जाओ शुरू। तो के तो फिक्स है किसी भी वीक एसिड के लिए पर्टिकुलर, एसीटेट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सी अल्फा, H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सी अल्फा, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन ले ले तो 1 माइनस अल्फा अंदर। बहुत बढ़िया, अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, एक सी से एक सी गया, तो मेरे बच्चों के क्या आया, सी अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट 1, बोलो और झूठ ना बोलो मेरे बेटा। हाँ सर जी, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 से बहुत छोटा होता है। बच्चा ये घबरा गया था सर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जनरली देखा गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 से बहुत छोटा, मान ले 1 माइनस 0.00001, तो लगभग लगभग 1, तो अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल के बाय सी, अल्फा इक्वल रूट के बाय, इसको अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा। के तो फिक्स है किसी भी वीक एसिड के लिए, हाँ, सी क्या है, एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन वीक एसिड की। ओके, तो जब भी ध्यान रख इक्विलिब्रियम पर बर्तन में
सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा हो तो आंख बंद करके मेरे बेटा अल्फा इक्वल रूट के बाय सी। ओ बहुत बढ़िया। अब इससे क्या है सुन, अब इसका ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहाँ है इसमें, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहाँ है इसमें, तो सुन, मान ले मैं इसमें शुरू में ही पानी डालता हूं, पानी डालने को बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, अगर मान ले मैंने शुरू में ही पानी डाला, बेटा पानी डालूंगा तो मेरे बच्चे है ना, इसके मोल तो चेंज हो नहीं रहे बट वॉल्यूम बढ़ेगा। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ बिल्कुल, अगर मैं पानी डालूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड के मोल बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा पानी डालने, भाई ये तो चेंज नहीं होंगे, हाँ मोल तो उतना ही है एसिड के, बट पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ गया सॉल्यूशन का। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट जाएगी, अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, मतलब पानी डालने से कंसंट्रेशन घट रही है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, मतलब तू पानी डाल डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, मतलब और टूटेगा, तू और पानी डाल और टूटेगा, और डाल और तोड़, और डालेगा और तोड़ेगा। तो यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में तुम जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता जाएगा। खा मेरी कसम, मेरे बेटा को समझ में आ गया। और झूठ ना बोलो मेरे शेरो, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। यस सर, बिल्कुल आत्मा में घुस चुका है, यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देख, अब तुझे एक एक कोई भी बुक का समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया ना, इसमें ऐसे थोड़ा, तो व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, किसी भी वीक एसिड के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन। बर्तन में H+ एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में बाय। आप बहुत बढ़िया, आ गया समझ में सर जी, अब तो सोचना ही नहीं। हाँ, अब अगर मान ले किसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, अब सुनना सुनना, ये वीक एसिड ऐसे टूट रहा है, कैसे लिखोगे आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसी भी वीक एसिड के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन ही होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशंस। अगर मेरे बेटा मान ले एसिड थोड़ा स्ट्रांग है तो ज्यादा टूटेगा तो बर्तन में H+ A- ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम पे ये कम बचा होगा क्योंकि ज्यादा टूट गया, तो ले न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, तो K ज्यादा, तो K अगर ज्यादा तो एसिड थोड़ा ज्यादा टूट रहा है, अगर K कम है तो एसिड कम टूट रहा है। बोल ये फंडा समझ में आया? और झूठ ना बोल सर जी, वाह कहर, मजा आ गया सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेरे बेटा सेम सेम बेसिस के लिए भी होता है। बेस आपको पता है कौन है, जो OH- दे रहा है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी में यदि एक्वस, मतलब पानी में डालोगे अपने बट ये मुझे बताया वीक बेस है, पूरा पूरा नहीं टूटेगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। तो किसी भी वीक बेस के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, देखिए अपने आयनों में टूट रहा है, अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को ले, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए बाय ये, तो इसको अपन बोलते हैं के बी। अब बहुत प्योर लिक्विड तो तू 1 ले लेता ना, ओके बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे बेटा जैसे एसिड के लिए, तो इसमें भी ये वैलिड होता है। अल्फा इक्वल के की जगह बस के भी लिख लेंगे, बाकी सब कुछ वही है। आज सर जी मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, ग्रेट। अब मेरे बेटा एक चीज को बहुत ध्यान से देखियो, एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, सुनो सुनो, कोई वीक एसिड है, हाँ HCN, ओके सर, इसको हमने पानी में डाला, पानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्वस का मतलब ही पानी है, हाँ तो कैसे टूटेगा, ये वीक है HCN, हाँ HCN वीक होता है, हाइड्रोसायनिक एसिड, H+ और साइनाइड। अब तेरे को पता है इसमें एसिड के रूप में कौन काम कर रहा है, HCN, क्योंकि टूटकर H+ दे रहा है, H+ टूटने के बाद जो एनायन बन रहा है वो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अरे हाँ, तो ये एसिड के रूप में काम कर रहा है वीक एसिड, हाँ क्योंकि H+ दे रहा है, H+ निकलने के बाद जो एनायन बचा वो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड का के, ओ, और उसी के कॉन्जुगेट बेस का के भी
का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर, और KW आपको पता है 25 डिग्री पर 10 की पावर -14। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये किसी भी एसिड बेस के लिए नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। चल अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, मैंने नहीं समझाना, मैंने आपको दिया है Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसका दे रखा है 10 की पावर -5। मैं कह रहा हूं K निकालो अमोनियम का, है कैसे? तो घबरा मत, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सुन सुन सुन, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए वैलिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है बेटा? ओहो, तो सुन, ये बेस के रूप में काम कर रहा है क्योंकि OH माइनस दे रहा है, तो OH माइनस देने के बाद जो आयन बचा वो इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और हमें पता है किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K इंटू KB बराबर KW। तो ले, कॉन्जुगेट एसिड का K इसी के कॉन्जुगेट बेस का, हाँ भाई कॉन्जुगेट एसिड उसी के बेस का KB हमेशा KW के बराबर। और बेटा KB दे रखा है 10 की पावर, ले मेरे बेटा 10 की पावर -5, ले मेरे बेटा K आ गया, इसको इधर प्लस का हो गया। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आया, झूठ ना बोले, बोलो आ गया सर जी, बहुत बढ़िया। ऐसे इसका यूज करना है, ठीक है सर। जो जो कंसेप्ट यूज होने हैं वो सर मजा आ गया। अब एक और चीज अगली ध्यान से देख मेरे बेटा, POH है सर, पीएच तो सुना था, ये POH क्या है? मैंने बोला ना मेरे पगलू, P का मतलब माइनस लॉग। अगर P का मतलब माइनस लॉग, मान ले मैंने आपके दोस्त के आगे लगा दिया P दोस्त, तो क्या कर, माइनस लॉग ऑफ दोस्त। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, एक ये नोटी बच्चा कह रहा है सर मेरी क्रश है सर, क्रश। सर P क्रश क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ क्रश। तो POH, कितना बकवास जोक था, POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है मेरे बेटा, OH की कंसेंट्रेशन, और हमेशा ध्यान रखियो मेरे बेटा, एट 25 डिग्री C किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पीएच प्लस POH का सम 14 होता है। मतलब किसी भी 25 डिग्री पे अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पीएच पता है तो POH निकाल सकते हैं, इस रिलेशन का यूज कर लियो। POH पता है तो पीएच निकाल सकते हैं। ओके, ये कब, एट 25 डिग्री। सर जी याद रहेगा सर, मजा आ गया। और ध्यान रख, अगर 90 डिग्री है तो KW था 10 की पावर -12, तो एट 90 डिग्री, ओ, तो पीएच प्लस POH 12 हो जाता है एट 90 डिग्री। ओ, बट 25 डिग्री पे अगर टेम्परेचर ना दिया तो 25 डिग्री, तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का अगर पीएच पता है तो POH निकाल सकते हैं, POH पता है तो पीएच निकाल सकते हैं। और झूठ ना बोल, सर जी याद रहेगा। अब बहुत बढ़िया। अब बड़ी प्यारी सी एक चीज बताता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सर हमने नहीं सुना, सर हमारी कोई गलती नहीं है सर। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूं तेरी गलती है? तेरी गलती हो ही नहीं सकती, तू तो क्योंकि मेरा बच्चा है ना, तू तो बिल्कुल अवतार है, तू अवतार। बिल्कुल सर हम अवतार हैं। इन्हें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अवतार हैं। सही कह रहे हो सर। तो लो भाई, अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है सर, सुना दो सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है मास्टर जी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ ध्यान से देखना, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दूंगा। ठीक है सर। बेटा आपने न्यूट्रलाइजेशन, आ जाना इधर, कहां ध्यान है, और तेरी नजरें किधर हैं? तेरा मास्टर इधर है और कंसेप्ट सारे इधर हैं। तो सुनो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हाँ तो व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? तो बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझने से पहले आपको यही पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन पता है सर बचपन से, जब भी किसी एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो सर
सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके ओके सर। जब भी किसी एसिड को बेस से, और इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। जब भी किसी एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को मेरे बेटा हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है सर। बट बेटा न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा भी देखा गया है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कुछ सॉल्ट्स को जब पानी में डालते हैं तो देखा गया है सॉल्ट टूटकर वापस से एसिड या बेस या दोनों के मॉलिक्यूल रीजनरेट कर देता है, तो हम कहते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। देखा गया है कुछ सॉल्ट्स को जब पानी में डालते हैं तो वापस से एसिड या बेस के मॉलिक्यूल रीजनरेट कर देते हैं। अगर ऐसा होता है, एसिड बेस के मॉलिक्यूल रीजनरेट हो गए, तो हम कहते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। और सच्ची बोल। ठीक है सर जी, आ गई सर बात समझ में। ठीक है, तो यस, व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यदि कोई पूछे तो मुंह तोड़ जवाब देगा मेरा बेटा। हाँ सर जी, हम तो भयानक जवाब दे देंगे सर। बिल्कुल, तो सुन, इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ सॉल्ट, इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सॉल्ट। ओके, ब्रेकिंग अप ऑफ अ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस में अगर सॉल्ट डाला, हाँ देखना, पता हाइड्रो माने पानी, लिसिस माने ब्रेकिंग अप, सॉल्ट का ब्रेकिंग अप इन प्रेजेंस ऑफ पानी। ओ, इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ पानी टू रीजनरेट रेस्पेक्टिव एसिड एंड बेस, टू जनरेट रेस्पेक्टिव, टू जनरेट रेस्पेक्टिव एसिड और बेस। ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में सर, बहुत बढ़िया। तो दोनों में से कोई एक जनरेट होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरे शब्दों में व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिवर्स रिएक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इट इज रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोलिसिस क्या है? रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। बोलो आ गया ना? हाँ, तो चलो ठीक है भाई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया समझ में। अब सब लोग सुनते जाना। चलो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? आगे इतना समझ में? हाँ सर जी। अब मेरे बेटा सॉल्ट भी चार प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो समझ में आ गया, सर टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताओ ना, सुंदर सुंदर सॉल्ट। बिल्कुल मेरे बच्चों के जैसे। तो बेटा सॉल्ट हमेशा बनता है एसिड बेस के रिएक्शन से। तो इस आधार पे कि कौन सा एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके आधार पे सॉल्ट चार प्रकार के होते हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब ये समझने सबसे जरूरी है। अच्छा, पहला, पहले सॉल्ट होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट। ओ, एग्जाम्पल आप बोलो मेरे बेटा NaCl हैं, KCl या KNO3। देख क्यों क्यों सर? अरे देखना NaCl कैसे बना है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है NaCl। ओ ऐसे देख के पता लगा। KNO3 KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और सच्ची बोलो, और सच्ची बोलो, आया समझ में? हाँ सर जी, बहुत बहुत बढ़िया सर जी। अब दूसरा देखो, दूसरे होते हैं, पहचान लोगे आज के बाद, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल बोल, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ले, इससे मिलाएगा तो सॉल्ट ये बनेगा। ये कैसे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। ओ सर जी, आ गया मजा। तीसरा मेरे बेटा देख लेना, तीसरा, तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे बेटा क्या हो गया? जल्दी बोलो, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब ये कैसे बना है? सुनो, एसिडिक एसिड
weak acid, NaOH strong base, एसिडिक एसिड एंड NaO। बोलो आया ना समझ में? वो झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे बेटा? एसिडिक एसिड, वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ? हाँ, और भी देख ले, NaCN भी। हाँ कैसे जी? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCN वीक। तो सॉल्ट को देख के पता लग जाता है कि नहीं? और अब ये मत बोलिए सर कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, चैप्टर क्लास की शुरू में ही बताया था मेरे बेटा। ऐसे तो मत करना, तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? तू मेरे साथ, मैं आ जाऊं अभी तेरे पास है। सर काले हो गए सर, ज्यादा पास आके, ज्यादा पास मत आओ सर, हम सूर्य हैं सूर्य, भस्म कर देंगे सर जला के। ये देखो ये कलयुगी बच्चे मास्टर को भस्म करेंगे। चलो अब अगला देखना है, चौथा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल बोलो, अमोनियम एसीटेट। ओ सर जी यस, सर जी सही कह रहे हो सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल। एसिडिक एसिड, वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सर आज के बाद सॉल्ट देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। अब मैं तेरे को बस 4-5 ऐसी स्टेटमेंट बताऊंगा जिससे कोई भी आया हुआ क्वेश्चन जेई का आप यूं ही फोड़ दोगे मेरे बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। ओके सर जी, ऐसी क्या स्टेटमेंट है सर, आप हमें बताओ ना। चल मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले छोटे हैं सर, संभालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ओके, इनके बेसिस पर तो कुछ भी कर सकता है। ओके सर, सुनो सुनो सुनो, पहला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले ओके, इनका सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहता है। ओके, मतलब पीएच 25 डिग्री पे 7, सॉल्यूशन इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा इन सॉल्ट्स का ऑलवेज न्यूट्रल। तो तू पानी में इसलिए NaCl डाल के पी सकता है क्योंकि न्यूट्रल है। इनका पीएच हम बस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, बस ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं ये वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन। इन सॉल्ट्स को तू पानी में डाल वो न्यूट्रल ही रहेगा, पीएच 7 रहेगा 25 डिग्री पे। दूसरा, अब उसके अलावा कोई भी सॉल्ट है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनके अलावा सारे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। बट जीवन में याद रखना, हाइड्रोलिसिस वीकर पार्ट का होता है और पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का होता है। कहने का मतलब समझाता हूं मैं, सुन 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 सुन। मान ले मेरे बेटा ये सॉल्ट है, पहले जब भी कोई सॉल्ट दिया हो तो पहले पहचान कौन सा सॉल्ट है। सर ये है एसिडिक एसिड प्लस NaOH का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसके एक्वा सॉल्यूशन पे हमेशा बेटे स्ट्रॉन्ग का असर आएगा, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच 7 से ज्यादा होगा हमेशा। तो देखते ही समझ में आ गया इसका एक्वा सॉल्यूशन पीएच 7 से ज्यादा, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का असर दिखता है पीएच पे जो स्ट्रॉन्ग वाला है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक, बेसिक पीएच 7 से ज्यादा। तो फॉर्मूला भी 7 से ज्यादा वाला लगा दे, ये होता है फॉर्मूला 7 + ½ pK प्लस ½ log C। ओके सर, pKa क्या है जी? के दिया होगा ना वीक एसिड का। ओहो, तो pKa कुछ नहीं, P का मतलब माइनस लॉग, उसका जो K दिया हुआ है उसका बस माइनस लॉग ले ले। बार बार बोल रहा हूं ना, P मतलब माइनस लॉग, P मतलब माइनस लॉग। अरे वाह सर, तो ऐसे एसिड्स में हम ऐसे निकालते हैं सॉल्ट्स। फिर एक और चीज, पीएच निकालते हैं। देखते ही समझ में आ गया पीएच 7 से ज्यादा क्यों, सॉल्ट को पहचाना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आएगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक मतलब पीएच 7 से ज्यादा, तो साथ में ऐड हो गया सब, पीएच 7 से ज्यादा आएगा। ओ, और कभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है तो बेटा KW/KH/C, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, अरे कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन बाय C, सॉल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन। कभी KH पूछे, KH कैसे आएगा तो घबरा मत, KH आएगा मेरे बेटा, है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। KW इसमें वीक है, K। बस ये 3 फॉर्मूले याद रख, ये 3 याद रख बस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे अल्फा डिग्री ऑफ डिस्यूजन था, सेम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस
वहां तक के बाई सी, रूट के बाई सी, यहाँ रूट के एच बाई सी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? के डब्ल्यू तो फिक्स है 10⁻⁻14, के जो वीक एसिड उसका के दिया ही होगा। ओ सेम, अब देख अच्छे से आ जाएगा समझ। सुन अब ये बता, अब बिल्कुल सेम चीज यहां रिपीट कर। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट है, इसको मैंने पानी में डाला है, तो पहले बता इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा? कम ऑन, बिल्कुल सेम चीज यहां रिपीट कर, सोच के बता ना। तो पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा सॉल्ट है। सर आपने बताया स्ट्रॉन्ग का असर आता है, तो पहले पहचान ये कौन सा सॉल्ट है। ये सॉल्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है सर। ये पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आता है, इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होएगा। एसिडिक मतलब पीएच विल बी लेस देन 7, फॉर्मूला यही होगा। बस 7 से कम है तो माइनस वाला लगा दे, 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पीकेबी। ओहो, क्योंकि आप वीक बेस है तो केबी होगा ना। हाँ अच्छा, बस प्लस वाला फॉर्मूला सेम होता है, बस पीएच 7 से ज्यादा तो प्लस वाला लगा दे, पीएच 7 से कम तो माइनस वाला लगा दे। ओके सर जी मजा आ गया सर, मजा आ गया। सेम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो हाइड्रूट बिल्कुल के एच बाई सी, सी इज द कंसेंट्रेशन। और के एच पूछे तो यहाँ वीक बेस है तो के एच के डब्ल्यू बाई के बी, यहाँ वीक एसिड था तो के एच के। ओ हो अब सर अगर वीक एसिड वीक बेस का हो, मान ली ये सॉल्ट है अमोनियम एसीटेट, ओ अब इसमें पहचान ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो अब इसमें हम नहीं बता सकते पीएच 7 से कम हो गया ज्यादा, तो इसमें बेटा पीएच कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है ना, इसका पीएच सिंपल के बी वैल्यू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ओके सर, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट में, और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता वीक एसिड वीक बेस में। ओके ये थोड़ा सा पंगे वाला है। और के एच जो होगा क्योंकि यहां दोनों वीक है ना, तो के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी, क्योंकि दोनों वीक थे वीक एसिड वीक बेस। ओके सर, ले पूरी समरी हो गई तेरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सर जी मजा आ गया, सर आ गया। समराइज कराता हूं सुन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, समराइज कर मेरे साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं करते, ठीक है, न्यूट्रल रहते हैं पीएच 7। कोई भी सॉल्ट अगर है सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो पहले सॉल्ट पहचान, जो उसमें स्ट्रॉन्गर पार्ट है पीएच पे असर उसका आएगा। जैसे यहाँ देख ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा, पीएच 7 से ज्यादा तो प्लस वाला फॉर्मूला। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट के एच बाई सी, तो के एच कैसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ वीक एसिड है तो के एच के डब्ल्यू बाई के। अब यहां देखा हमने तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग का असर आता है पीएच पे तो इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होएगा, पीएच 7 से कम माइनस वाला फॉर्मूला। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रूट के एच बाई। वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनमें पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, के बी पे डिपेंड करता है। के बी बराबर है तो पीएच 7 ही होएगा मेरे बेटा। अब बहुत बढ़िया, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता, पीएच भी निर्भर नहीं करता। इसके अलावा हो गया कंसेप्ट। अरे वाह, अब देख इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अब कुछ यूं यूं उड़ाएंगे अगली क्लास में। सर जी सर इतने कम समय में भी मतलब मजा देख आ रहा है तेरे को बेटा, तुझे कभी फुल डिटेल में पढ़ के इतना नहीं आया होगा, इतना इतने कम समय में इसमें क्लैरिटी दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। अब क्योंकि इस सीरीज का पैटर्न ही है कि एक क्लास में पूरा कंसेप्ट कराने हैं, एक क्लास में क्वेश्चन कराने हैं, तो हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो इस सीरीज का पैटर्न है। आप सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा देख रहे होंगे। हाँ सर जी बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसमें अगली चीज आती है बफर सॉल्यूशन है। क्या होते हैं सर बफर सॉल्यूशन? तो सुन ले मेरे नन्हे मुन्ने, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है सर। तो बफर सॉल्यूशन होते हैं मेरे बेटा, सुन बहुत ध्यान से सुनियो, ठीक है। इसको छोड़ना ही क्या लिखा है, मान ली ये एक्वा सॉल्यूशन है किसी का भी, एक्वा सॉल्यूशन है तो H प्लस होगा ही होगा। हाँ सर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। आपको पता है पीएच किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, उस सॉल्यूशन में H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन का माइनस लॉग, सही कह रहे हो सर। अब बाहर से मैंने अगर इसमें एसिड डाला, मान ले एसिड डाल रहा है मतलब H प्लस डाल रहा हूं, तो बर्तन में H प्लस बढ़ना चाहिए, बर्तन में अगर H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, सही बात है सर, सही कह रहे हो सर।
तो हमें पता है अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालूंगा तो पीएच चेंज होना चाहिए, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है, ये है आम बात। बट कुछ एबनॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आप एसिड डालो स्मॉल अमाउंट में, उसके बावजूद भी पीएच चेंज नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एसिड डालें, H+ डालें, H+ बढ़ेगा तो पीएच चेंज होना चाहिए ना, बट कुछ सॉल्यूशन में नहीं होता। ऐसे एबनॉर्मल सॉल्यूशंस को ही अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच, रेजिस्ट माने रोकता है, चेंज इन पीएच एसिड डालने के बावजूद। सर ये तो होना ही नहीं चाहिए। सर एसिड डालोगे मतलब H+ डाल रहे हो, H+ चेंज होगा तो सर पीएच होना चाहिए ना चेंज, सर नहीं होता, कुछों में नहीं होता। उन्हीं सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर हैं। सर हम कैसे पहचाने कोई बफर है या नहीं? वैसे 3 प्रकार के होते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 प्रकार के हैं बफर, पहचानने सिखा देता हूं। कुछ होते हैं मेरे बेटा एसिडिक बफर, पहचानने सिखाऊंगा कि कौन से सॉल्यूशन बफर के रूप में काम करते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड एम्फोटेरिक भी होते हैं। ठीक है, अब सर एसिडिक बफर हम कैसे पहचाने? सुनना पगलू, सुन ले मेरे पगलू। हाँ, एसिडिक बफर, अगर किसी बर्तन में ध्यान रखियो कोई वीक एसिड पड़ा हुआ है, अच्छा वीक एसिड, और साथ ही साथ इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ओ, अगर किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड पड़ा हुआ है और उसी का सॉल्ट विद दोनों होने चाहिए तो ध्यान रखो एसिडिक बफर। एग्जाम्पल मान ले किसी बर्तन में एसिडिक एसिड है, वीक एसिड, और इसी का सॉल्ट, इसी वाले वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, मान ले NaOH के साथ इसका बेस क्या, सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। अगर ये दोनों मौजूद हैं किसी बर्तन में तो बोल दे एसिडिक बफर है। ओके, और बता, और HCN वीक एसिड, इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओ यस, देखना NaOH के साथ इसी एसिड का होना चाहिए वीक। ओके सेम सर, बेसिक बफर कैसे पहचानेंगे, घबरा मत। अगर बर्तन में वीक बेस मौजूद है, वो तो हमें 2 ही एग्जांपल याद रखने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस और अमोनिया। अगर बर्तन में वीक बेस है और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मेरे बेटा, ओ सर जी वाह। अब वीक बेस मेरे बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ले अमोनियम क्लोराइड, इसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सर जी मजा आ गया, आज के बाद बफर पहचान लेगा, आप पहचान लोगे मेरे शेरा। सर जी यस, हम तो आपके शेर हैं कन्याएं कह रही हैं सर शेरनियां भी हैं हम। हाँ, अरे तुम तो शेरनियां हो, हैं वैसे भी माता के दिन चल रहे हैं तुम सारी हैं देवियां हो, देवियां। तो ले, अब देख जो ये लिखा हुआ है ये अब तेरे को बहुत अच्छे से आता है। एसिडिक बफर वीक एसिड होना चाहिए, साथ ही साथ इसी का सॉल्ट, इसने अधूरा लिख दिया है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओ ओके, देख वीक एसिड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिडिक बफर। सर जी सब पता है, बेसिक बफर वीक बेस होना चाहिए, इसी का सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड। देख वीक बेस, इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ओ सर जी मजा आ गया सर। हाँ, अब सुन 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 मेरे बेटा सुन, अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब देख इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है मैं तेरे को बताता हूं, है ना। आपका मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। आपका जैसे मान ले भाई क्यों नहीं हो रहा चेंज, वीक एसिड है, हाँ सर सही कह रहे हो, इसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग, सेम बर्तन में सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पूरे पूरे टूट के रहते हैं, तो बर्तन में थोक के भाव एसीटेट है मेरे बेटा। हाँ सर बर्तन में थोक के भाव, अब तूने बाहर से H+ डाला तो इक्विलिब्रियम पर तूने H+ की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ली चैटलियर, तुम जो चेंज करोगे रिएक्शन उसको अपोज करेगा। आपने जैसे ही बाहर से H+ डाला, रिएक्शन चाहेगा H+ ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगा, अब देख क्या, ये जो थोक के भाव एसीटेट है ये H+ से चिपक के ये बना देगा। तो ले तूने डाला तो सही फ्री H+, बट वो फ्री रहा कहां, तो बर्तन में फ्री H+ की मात्रा नहीं बढ़ती। ओ ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में।
तो सॉल्ट से वो कॉमन आयन आता है ना, H+ डालोगे तो एसीटेट उससे चिपक के ये बना देगा, और ये तो ना के बराबर टूटता है। ओ तो बर्तन में तूने डाला तो सही फ्री H+, बट वो फ्री रहा कहाँ, तो बर्तन में फ्री H+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई, तो इसलिए पीएच चेंज नहीं हुआ। तो समरी में मैंने बता दिया। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब इनका पीएच निकालना है, अगर मान ले किसी भी बफर सॉल्यूशन का। ओके सर जी, अगर किसी भी बफर का आपको पीएच निकालना है तो बेटा हेंडरसन इक्वेशन होती है, पीएच इक्वल पीके वीक एसिड, क्योंकि एसिडिक बफर में तो वीक एसिड प्लस इसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, तो पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन या मोल भी ले सकते हैं, और उसी बफर में एसिड की कंसंट्रेशन। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, या तो कंसंट्रेशन रेशियो ले लो या मोल रेशियो भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, इस वीक एसिड का के दिया होगा, पीके निकाल लियो माइनस लॉग ऑफ के। सर जी सही कह रहे हो, ये क्वेश्चन याद रख ले। अब बेसिक बफर में, और सुन लो मेरे बेटा, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? अच्छा सर सुनाओ ना। हाँ अब बहुत बढ़िया। बेसिक बफर कहाँ है भाई? अब बेसिक बफर आप देख लेंगे मेरे बेटा। हाँ ये हाँ, अब मेरे बच्चों, अब आप देखेंगे बेसिक बफर। सर जी बेसिक बफर का दिखाओ ना। हाँ शाबाश, शाबाश, मैं अपने बच्चे को दिखाऊंगा। बेसिक बफर है। सर ये गायब क्यों हो रहा है? हाँ मेरे बेटा मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके सर जी। हम्म चलो अब बेसिक बफर के लिए देखना, क्यों सर बेसिक बफर वीक बेस होना चाहिए और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। हाँ सर, अब आ जाओ बेसिक बफर का कैसे निकालते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। आपको पता है बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए, हाँ, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो ये अगर बर्तन में दोनों हैं, हाँ सर, बेस और इसी का सॉल्ट, हाँ, है ना, तो ये बेसिक बफर है। तो इसका अगर कभी पीएच निकालने को आए तो मेरे बेटा इसके फॉर्मूले में पीएच नहीं आता, इसके फॉर्मूले में आता है पीओएच। ओके, और वीक बेस है तो पीके बी, वीक बेस का के बी। ओके, प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बाय बफर में, बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, या कंसंट्रेशन रेशियो या मोल रेशियो भी ले सकते हैं। तो ध्यान रख, इससे पीओएच आता है, पीओएच। और अगर एक बार पीओएच, बेसिक बफर में हमेशा पीओएच आएगा, और अगर पीओएच आ गया तो पीएच प्लस पीओएच 14 से, इससे फिर पीएच निकाल सकते हैं। अरे किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीओएच आ गया तो मेरे बेटा फिर तो पीएच निकाल सकता है ना। अरे हाँ सर, हाँ सर जी सही कह रहे हो आप, शाबाश। तो बेटा बेसिक बफर भी महा टुच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कोई भी बफर का क्वेश्चन आएगा सर, सर अगली क्लास में फोड़ देंगे सर। अब सर प्रैक्टिस होने दो, आप जितनी मर्जी होनी है आपको। ठीक है मेरे बेटा, अब मैं अपने बच्चे को एक छोटी सी चीज पूछता हूं, पूछ लूं। एक चीज होती है मेरे बेटा, क्या सर, क्या क्या क्या, एक चीज होती है बफर कैपेसिटी। ओह ये क्या सर, सर क्या होती है बफर कैपेसिटी? इसको हम फाई से दिखाते हैं मेरे बच्चे, फाई, फाई से दिखाते हैं। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, बफर कैपेसिटी क्या होती है, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, करा दूं क्या मैं? हाँ सर जी कराओ ना। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, बफर कैपेसिटी क्या है सुन लेंगे अब ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। ओके सर, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। सर जी सही कह रहे हो। ठीक है, ये 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है भाई, 1 लीटर बफर है। अब इस 1 लीटर बफर में एसिड के कितने मोल डालूं? अच्छा देखो, हम एसिड डालते हैं तो पीएच, बफर जो है वो पीएच चेंज रोकता है काफी देर तक, बट अगर तुम लिमिट से ज्यादा एसिड डालते जाओगे तो फिर तो पीएच चेंज हो जाएगा ना। 1 लीटर बफर में कितने मोल डालूं एसिड के, मोल्स ऑफ एसिड, है ना,
ताकि पीएच एक यूनिट से चेंज हो जाए। चेंज इन पीएच, डेल्टा पीएच एक यूनिट का हो जाए। देख बफर कैपेसिटी समझ, एक लीटर बफर सॉल्यूशन में, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने मोल डालूं। ओके तो ले, है ना, ताकि पीएच एक यूनिट चेंज हो जाए। तो ले इसको डेफिनेशन से अपन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू बी एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम, for per unit change in pH, for per unit change in pH। और सच्ची बोलो, number of moles of acid required to be added per liter per unit volume of buffer solution for per unit pH change। सच्ची बोल, क्लियर हो गया मेरे बेटा को, और झूठ ना बोलो, सच्ची बोलो, आया ना मेरे बच्चे को नन्हे मुन्ने। अब मेरे बेटा इसमें एक लास्ट छोटी सी चीज है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मेरे बेटा वो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आएगा, उसको अगली क्लास में अपन लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चंस के साथ साथ ही करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने। बट ईमानदारी से बताओ, आज की पूरी क्लास आपकी आत्मा में समा गई। बस अब कुछ नहीं करना मेरे बेटा, आपको करने हैं बस अपने, कुछ मत कर। जेई मेन के पीवाईक्यू कर, अगली क्लासों में सब कराऊंगा, जेई मेन जेई एडवांस के सब बनेंगे, सब सॉल्व होंगे। तो अपने से ट्राई करियो, हो जाए बढ़िया, नहीं होगा तो फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये अगली क्लास में, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप मेरे बच्चों को आज की क्लास में मजा आया। मिलेंगे अगली कक्षा में मस्त मस्त क्वेश्चंस के साथ, आयनिक इक्विलिब्रियम के। खूब अच्छे से पढ़ो, देखो कर लोगे, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ जीवन में बढ़िया हो जाएगा, और करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।